हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये मेरी भारतीय संविधान की सीरीज चल रही है जिसको मैं लूसेंट जीके बुक से कवर कर रहा हूँ। भारतीय संविधान की इस सीरीज में अभी तक हम 5 वीडियो बना चुके हैं। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने भारतीय संविधान के इतिहास से शुरू किया था और अभी हम पहुँच चुके हैं भारतीय संविधान की अनुसूची में, अनुच्छेद में और भारतीय संविधान के भाग में। तो दोस्तों, अब हम एक एक करके भारत की 12 अनुसूचियों को कवर करेंगे, जिसमें साथ के साथ आपके आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद भी कवर होते रहेंगे। अनुसूची को बोला जाता है शेड्यूल्स, जो कि 12 शेड्यूल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, और अनुच्छेद को बोला जाता है आर्टिकल्स। 395 अनुच्छेद भारतीय अनुसूचियों के अंदर है। आज हम 2 अनुसूची कवर करेंगे, एक संघ और उसका राज्य क्षेत्र और दूसरी नागरिकता। संघ और उसके राज्य क्षेत्र में 4 अनुच्छेद आ जाएंगे, 1 से 4, और नागरिकता में 5 से 11 7 अनुच्छेद आ जाएंगे। तो याद रखिए, पहली अनुसूची में 4 अनुच्छेद है, 1 से 4, और दूसरी अनुसूची में 7 अनुच्छेद है, 5 से 11। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला टॉपिक आ जाता है देशी रियासतों का भारत में विलय। भारत जब आज़ाद हुआ उस समय भारत में 562 देशी रियासतें थी, जिनको भारत में शामिल करना एक बहुत बड़ा भारत के लिए चैलेंज था, जिसको किसने पूरा किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे, और वीपी मेनन कौन थे? वीपी मेनन थे भारतीय सेवा कर्मचारी, यानी कि इंडियन सिविल सर्वेंट। तो इस टॉपिक में पढ़ लेते हैं। रियासतों को भारत में शामिल करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया। ये बनाया गया कानून के बनने से पहले। एक रियासती मंत्रालय तैयार किया गया, जिनका काम था जो भारत के अंदर देशी रियासतें थी उनको भारत में शामिल करना। जब भारत आज़ाद हो रहा था, जब संविधान सभा बनाई गई थी, जो कि 1946 में बनाई गई थी, उसमें एक रियासती मंत्रालय बनाया गया था, जिसका नेतृत्व, लीडरशिप किसको दी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उसने सभी रियासतों से बात करी, उनको कन्विंस किया और भारत में शामिल होने के लिए उनको बनाया। तो कुछ रियासतें बच जाती है, उनके बारे में पढ़ लेते हैं, जो भारत में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थी। वो कौन सी थी? एक जूनागढ़, एक हैदराबाद और एक जम्मू कश्मीर। इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद की रियासत को पुलिस कार्रवाई के आधार पर, और जम्मू कश्मीर की रियासत को विल्य पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में शामिल किया गया। तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखिए। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर भारत में शामिल किया, यानी जूनागढ़ में जो लोग रहते थे उनसे वोटिंग कराई गई, जनमत संग्रह कराया गया, जिन्होंने भारत में शामिल होने के लिए अपने मत दिए। मतलब यह है कि जब भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम पे 2 देश बने थे, एक भारत और एक पाकिस्तान। तो ये जो रियासतें थी ये इंडिपेंडेंट थी, आज़ाद थी, ना ये भारत में थी ना पाकिस्तान में। ये चाहते तो पाकिस्तान में जा सकते थे, ये चाहते तो भारत में शामिल हो सकते थे। तो इनको शामिल करने के लिए जो काम दिया गया था वो दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और उसने ये कर दिखाया। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोहा पुरुष भी बोला जाता है। तो आप याद रखिए, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। आगे यह नोट दिया गया जिसमें बताया गया कि देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब दोस्तों आ जाता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ये पहली अनुसूची है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जिसमें 4 आर्टिकल्स कवर करेंगे। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तो 4 अनुच्छेद हम कवर करेंगे। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भारत राज्यों का संघ है, भारत के अंदर 28 राज्य है, भारत के अंदर 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि आज के टाइम पर 9 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य है और 9 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें जम्मू कश्मीर को भी अलग करके भारत में एज ए केंद्र शासित प्रदेश शामिल किया गया है। और यहाँ पर दिया गया है दादरा एवं नगर हवेली, दमन और दीव के विलय के बाद इनकी राजधानी क्या बनाई गई? दमन। अब पहला अनुच्छेद आ जाता है जिसमें पढ़ लेते हैं, उसमें क्या बताया गया संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। भारत यानी कि इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।
जो राज्य है और उसका जो एरिया होगा वो भारत की पहली अनुसूची में दिया गया है। भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। तो 3 चीजें अनुच्छेद 1 में लिखी गई है। अनुच्छेद 2 में क्या दिया गया है? भारत की संसद को विधि के द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो यह ठीक समझे कि संघ में नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। किसको? भारत की संसद को शक्ति प्रदान की गई है कि वह भारत में नए राज्यों को शामिल कर सकता है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि के द्वारा कर सकती है। नए राज्यों का निर्माण करना हो, जैसे एक राज्य से 2 राज्य बन जाते हैं, और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों को कम ज्यादा करना है, उनकी सीमाओं को कम ज्यादा करना है, या उनके नामों में परिवर्तन करना है, ये सब संसद विधि के द्वारा हो सकता है। तो ये अनुच्छेद थे जो कि पहली अनुसूची में आते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं राज्यों का पुनर्गठन। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस.के. दर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की। नए राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया वो भाषा के आधार पर किया जाए या भाषा के आधार पर ना किया जाए, किसी और बेस पर किया जाए, इसके लिए एक समिति बनाई गई थी, एक आयोग बनाया गया था, 4 सदस्यों का एक आयोग बनाया गया था जिसके अध्यक्ष रहेंगे एस.के. दर। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया। जो ये 4 सदस्य की समिति बनाई गई थी, 4 सदस्यों का जो आयोग बनाया गया था, कमीशन बनाया गया था, इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासन सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। किसके आधार पर? प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। दर आयोग के निर्णयों की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पत्ताभी सीतारमैया की एक समिति का गठन किया। दर आयोग ने जो अपना फैसला दिया था, अपना निर्णय जो सुनाया था, उसकी परीक्षा करने के लिए, उसको चेक करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने क्या किया था? एक समिति बनाई कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पत्ताभी सीतारमैया दर आयोग के निर्णय की समीक्षा करेंगे। इसी समिति ने भाषाई के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया। नेहरू, पटेल और सीतारमैया, जिसको बोला जाता है जेवीपी समिति, याद रखिए जेवीपी समिति में कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल और पी फॉर पत्ताभी सीतारमैया। इस समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों ने पोटी श्रीरामुलु के नेतृत्व में आंदोलन शुरू किया। जब भारत के राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा था, भारत में कितने राज्य बनाए जाए और किस बेस पर, किस आधार पर बनाया जाए, उसके लिए समय समय पर समितियां बनाई गई, समय समय पर आयोग बनाए गए और उनके विरोध भी जगह जगह पर हुए, वो सब यहाँ पर बताया गया है। 58वें दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को रामुलु की मृत्यु हो गई और 58 दिन तक वो आमरण अनशन पर रहे, फिर उनकी मृत्यु हो गई। कब? 15 दिसंबर 1952 में। रामुलु की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी और 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। आंध्र प्रदेश कब बना? 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को। यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी करनूल थी। भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश। और कब बना था? 1953 ईस्वी को। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। एक राज्य पुनर्गठन आयोग स्थापित किया गया जिसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? फजल अली को। इसके अन्य सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पणिकर थे। 3 सदस्य यहाँ पर बताए गए। इसके मेन जो हेड थे वो फजल अली थे और सदस्य थे इसके पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पणिकर। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 ईस्वी में पास किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग ने एक अपनी सिफारिशें संसद के अंदर बताई और फिर एक अधिनियम, एक एक्ट पारित हुआ। उसका क्या नाम था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम। कब पारित हुआ, कब पास हुआ? जुलाई 1956 ईस्वी को। इसके अनुसार भारत में 14 राज्य
6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। 1956 में पहली बार राज्यों का पुनर्गठन किया गया। भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हुए। राज्यों का पुनर्गठन आयोग 1953 ईस्वी को गठित किया गया था। जो ये राज्य पुनर्गठन आयोग था, ये कब गठित हुआ था, कब बना था? 1953 ईस्वी को। दोस्तों, आप हिस्ट्री पढ़ चुके हैं कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर ही किया गया। जब भारत के राज्यों का गठन किया गया उस समय भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। पहला जो राज्य बना था वो था आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में उसकी स्थापना हुई थी। किस बेस पर हुई थी और किसकी मृत्यु के बाद इस राज्य की स्थापना हुई थी, वो सब हमने इस हिस्ट्री में पढ़ा है। अभी हम सभी राज्यों के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसा आपको पता, आज के समय पर भारत में 28 राज्य हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना, उससे पहले भारत में 29 राज्य थे, जो अभी 28 राज्य है। ये 28 राज्य कब कब बने, उनकी लिस्ट यहाँ टेबल में दी गई है, तो इनको हम सिक्वेंसली पढ़ लेते हैं। पहला जो राज्य बना वो था आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। महाराष्ट्र और गुजरात पहले एक राज्य थे, जो दोनों अलग हुए कब? 1 मई 1960 ईस्वी को। नागालैंड बना था 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश दोनों पंजाब के क्षेत्र थे। हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था 1 नवंबर 1966 ईस्वी को। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 ईस्वी को पंजाब से अलग हुआ था। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा तीनों एक ही डेट में बने थे, 21 जनवरी 1972 ईस्वी को। सिक्किम राज्य का गठन हुआ था 26 अप्रैल 1975 ईस्वी को। मिजोरम की स्थापना की गई थी 20 फरवरी 1987 ईस्वी को। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना की गई थी 20 फरवरी 1987 ईस्वी को। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दोनों एक साथ बने थे। गोवा की स्थापना हुई थी 30 मई 1987 ईस्वी को। 1961-62 में गोवा को पुर्तगालियों से अलग किया गया था। उस समय इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। फिर बाद में 30 मई 1987 ईस्वी को इसका गठन हुआ था राज्य के रूप में। उसके बाद 3 याद रखिए, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। इन तीनों राज्यों की एक साथ यानी एक मंथ में स्थापना हुई थी। एक की छत्तीसगढ़ की हुई थी 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड को हुई थी 9 नवंबर 2000 को और झारखंड की हुई थी 15 नवंबर 2000 को। और सबसे लेटेस्ट जो स्टेट है, राज्य है, वो है तेलंगाना, जो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। नवंबर 1954 ईस्वी को फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियों पांडिचेरी, यनाम, चंद्रनगर, केरिकल को भारत को सौंप दिया था। कब? 1954 ईस्वी को। 28 मई 1956 ईस्वी को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर किए गए और इसके बाद इन सभी राज्यों को मिलाकर पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का गठन किया गया। पांडिचेरी कब बना था? 1956 ईस्वी को। भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा, दमन और दीव की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की, पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया। 12वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा, दमन और दीव को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया। ये 3 केंद्र शासित प्रदेश भारत में शामिल किए गए 18 दिसंबर 1961 ईस्वी को। कौन कौन से? गोवा, दमन और दीव तीनों किसके कब्जे में थे? पुर्तगालियों के। तो गोवा पूर्ण राज्य कब बना था? 1987 ईस्वी को। आगे वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य है और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन्हें ही संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया। आगे दोस्तों यहाँ क्षेत्रीय परिषद के बारे में बताया गया है। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद है। इनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाता है। क्षेत्रीय परिषद एक ऐसी परिषद है जिसमें कुछ क्षेत्र के राज्य दिए गए हैं। कुल मिला के मान सकते हैं कि भारत के अंदर 5 जोन है जिसमें अलग अलग राज्यों को शामिल किया गया है। उनकी लिस्ट आगे दी गई है, उनको पढ़ेंगे। पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्षेत्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। सरकार का जो कैबिनेट मिनिस्टर होगा वो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होगा।
संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष कौन बनाया जाता है? जो राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनमें से किसी एक को, जो प्रति वर्ष बदलते रहते हैं। ये केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्षेत्रीय परिषद को 1956 ईस्वी के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। अतः ये सांविधिक निकाय है, किंतु ये संवैधानिक निकाय नहीं है, क्योंकि ये भारत की संसद के द्वारा बनाया गया था। इसलिए ये एक सांविधिक यानी विधि के द्वारा बनाया गया निकाय है, ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन ये संवैधानिक निकाय नहीं है, क्योंकि संविधान के अंदर इसका जिक्र नहीं है। जब भारत का गठन हुआ उस समय पर भारत में जो भी एजेंसी थी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन थी, जो भी निकाय थे, वो होते हैं संवैधानिक निकाय। अब हम पांचों परिषद के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले आ जाता उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, जिसमें कौन कौन से राज्य शामिल है? पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली। इसमें 4 राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। 4 केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली। मध्य क्षेत्रीय परिषद जिसमें शामिल है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के बारे में पढ़ लेते हैं। बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। पश्चिम क्षेत्रीय परिषद के बारे में पढ़ लेते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली। 2 केंद्र शासित प्रदेश है और 3 राज्य है पश्चिम क्षेत्रीय परिषद में। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पांडुचेरी। तो ये 5 क्षेत्रीय परिषद है जो अलग अलग राज्यों के, उस क्षेत्र के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बने हैं। अब इनके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उनकी लिस्ट यहाँ पर टेबल में दी गई है। एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इलाहाबाद में, क्योंकि इसमें यूपी शामिल है, बड़ा राज्य है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता में है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ पे? चेन्नई में। 4 तो बड़े मेट्रो सिटी आ चुके हैं, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, और एक आप जोड़ दीजिए इलाहाबाद। तो पांचों को पांचों डायरेक्शन में, पांचों रीजन में आप याद रख सकते हैं। एक दोस्तों आ जाता है पूर्वोत्तर परिषद। ये क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका गठन संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा किया गया था। पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971, इस एक्ट के द्वारा पूर्वोत्तर परिषद का गठन किया गया। 8 अगस्त 1972 ईस्वी में यह अस्तित्व में आया, जो कि पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद था। उसमें से कुछ राज्यों को अलग करके पूर्वोत्तर परिषद में शामिल किया। कौन कौन से राज्य थे? असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम। ये 8 राज्य शामिल थे। इन 8 राज्यों को याद रखिए, जिनको 7 सिस्टर बोला जाता है। उसमें एक राज्य और जोड़ दीजिए, सिक्किम। 1994 में सिक्किम को पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बनाया गया था, और इसका कार्य कुछ अतिरिक्त कार्यों सहित वही है जो बाकी बचे क्षेत्रीय परिषदों का होता है। अब दोस्तों भाग 2 आ जाता है, जिसमें हम कवर करेंगे अनुच्छेद 5 से 11। टोटल कितने अनुच्छेद हो जाएंगे? 7। तो अभी हम पढ़ लेते हैं भारतीय नागरिकता के बारे में, जो भाग 2 में आ जाता है, और जिसमें कौन कौन से अनुच्छेद आ जाते हैं? 5 से 11। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी होगी। कंपटीशन एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे पूछ लिया कि भारतीय नागरिकता किस अनुसूची में आती है और कितने अनुच्छेद इसमें शामिल है, या अनुच्छेद 5 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 5 से 11 में क्या दिया गया है। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी होगी। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। कई देशों में दोहरी नागरिकता होती है, लेकिन भारत के अंदर सिर्फ एक ही नागरिकता है, एकल नागरिकता इसको बोला जाता है। अगर कोई भारत का नागरिक है तो वो भारत का है। अगर वो किसी देश की, किसी और देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो वह फिर भारत का नागरिक नहीं होता, फिर उसको बोला जाता है एनआरआई। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी के अनुसार निम्न में से किसी एक के आधार पर भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अगर कोई विदेशी नागरिक भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो ये नीचे दिए गए कुछ पॉइंट्स हैं,
जिनके बेस पर वो भारत का नागरिक बन सकता है। कौन कौन से? पहला है जन्म से। प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने से पहले अर्थात 26 जनवरी 1950 ईस्वी से पहले या उसके बाद भारत में हुआ हो तो वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। याद रखिए, वह व्यक्ति जिसका जन्म भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत में हुआ हो या बाद में भी भारत के अंदर हुआ हो वह भारत का नागरिक होगा। इसका एक अपवाद दिया गया, राजनयिकों के बच्चे, विदेशियों के बच्चे। अपवाद क्या हो जाता है? जैसे कुछ राजनयिक है जिनको जो दूसरे देशों में भारत के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वहीं पर ही रहते हैं, कई कई साल वहीं पे निकाल देते हैं, उनके बच्चों का जन्म दूसरे देशों में हो जाता है, वो भी भारत के नागरिक कहलाते हैं। लेकिन ऐसा भारतीय नागरिकता में नहीं दिया गया है, इसलिए इसको बोला गया अपवाद। वंश परंपरा के द्वारा नागरिकता। वंश परंपरा के द्वारा कैसे है? भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी के बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। तो वो जो अपवाद है वो यहाँ पे आ जाता है। यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, ये मैंडेटरी है। उसको भारत की नागरिकता तभी मिलेगी उसके पेरेंट्स में से कोई एक भारत का नागरिक हो, या दोनों, तो दोनों भी चलेंगे। आगे एक नोट दिया गया, उसको समझ लेते हैं। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा किया गया है। यानी किसी बच्चे की माता को भारत की नागरिकता मिली हुई है, यानी वह भारत की नागरिक है, और वह किसी विदेशी नागरिक से शादी कर लेती है, तो उसके बच्चे को भारत की नागरिकता मिलेगी। इसका प्रावधान अधिनियम नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में दिया गया है। आगे बताया गया देशीयकरण के द्वारा नागरिकता, ये क्या है? भारत सरकार से देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करके भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। देशीयकरण का सर्टिफिकेट लेकर भारत की नागरिकता मिल सकती है। आगे दोस्तों बताया गया पंजीकरण के द्वारा नागरिकता। निम्नलिखित वर्गों में आने वाले लोग पंजीकरण के द्वारा, रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देने की तिथि से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहे हो। कितने महीनों से? 6 महीनों से भारत में रह रहे होंगे, फिर वो भारतीय नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हो। वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी है या भविष्य में विवाह करेगी। भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, वो भी भारतीय नागरिकता के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। राष्ट्रमंडलीय खेलों के नागरिकता। राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हो या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हो, आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रमंडल देश कौन से होते हैं? वे सभी देश जो ब्रिटेन के, अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, उन सभी देशों के ग्रुप को बोला जाता है राष्ट्रमंडल, और उसमें जितने देश हैं उनको बोला जाता है राष्ट्रमंडल के देश। उनमें से अगर कोई नागरिक भारत में रहता हो, भारत की नौकरी करता हो, तो वो भी भारत की नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है। आगे है भूमि विस्तार के द्वारा। वो किस प्रकार से? यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। कुल मिला के अगर भारत किसी देश पर कब्जा कर लेता है तो वो भी भारत के नागरिक बन जाएंगे। आगे दोस्तों दिया गया भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। ये क्या है? क्योंकि अनुसूची 2 में भारतीय नागरिकता के बारे में बताया गया, प्रावधान दिया गया कि तो किस प्रकार से कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है, लेकिन कुछ अपवाद बीच बीच में आ जाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं भारतीय नागरिकता में दिए गए प्रावधान के अगेंस्ट हो जाती है, तो समय समय पर संशोधन किए गए। तो समय समय पर भारतीय नागरिकता में संशोधन किए गए, उनका कानून बनाया गया। सबसे पहले जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 1955, जिसके अकॉर्डिंग हमने ऊपर पॉइंट पढ़े हैं। अब एक संशोधन हुआ था 1986 ईस्वी में, उसमें पढ़ लेते हैं क्या है। इस अधिनियम के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 ईस्वी में निम्न संशोधन किए गए। 1955 ईस्वी में जो प्रावधान दिए गए थे उनमें कुछ चेंजेस किए गए। वो क्या है वो यहाँ पर देख लेते हैं। 1986 का अधिनियम क्या बोलता है? फर्स्ट है, अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो।
ये ऑलरेडी वैसे 1955 ईस्वी के कानून में भी हमने पढ़ा था, लेकिन 1986 ईस्वी में भी इसमें कुछ चेंजेस किए गए होंगे, लेकिन ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं बताया गया है। तो याद रखिए, जन्म के समय अगर किसी व्यक्ति के माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो तो भारत की नागरिकता ले सकता है। सेकंड, जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। पहले कितना था? 6। 1955 के कानून में सिर्फ 6 महीनों का प्रावधान था, लेकिन 1986 ईस्वी में इसमें चेंजेस कर दिए गए और ये कर दिया गया कम से कम 5 वर्ष। अब कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसको 5 वर्षों तक भारत में रहना होगा। थर्ड है, देशीकरण के द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो। पहले 5 वर्ष थी, अब 1986 में कितनी कर दी गई? 10 वर्ष। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 ईस्वी जम्मू कश्मीर और असम सहित भारत के सभी राज्यों पर लागू होगा। आगे देखते हैं भारतीय नागरिकता का अंत। अब कोई भारतीय नागरिक है, वो किस बेस पर भारतीय नागरिकता को त्याग देगा या उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, वो यहाँ पर देखते हैं क्या यहाँ पर दिया गया है। भारतीय नागरिकता का अंत निम्न प्रकार से हो सकता है। किस प्रकार से? या तो व्यक्ति खुद नागरिकता का परित्याग कर दे या किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर ले। अगर किसी देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है फिर उसको भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि भारत में साफ साफ दिया गया है कि भारत की जो नागरिकता वो एकल नागरिकता है, यानी भारत का जो नागरिक है वो सिर्फ एक ही नागरिक हो सकता है। अगर वो किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो ऑटोमेटिक उसकी भारत की नागरिकता चली जाएगी। सरकार के द्वारा नागरिकता छीनने पर अगर भारतीय सरकार नागरिकता को छीनना चाहती है तब भी भारतीय नागरिकता का अंत हो जाएगा। आगे दोस्तों यहाँ पर जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में बताया गया है। जम्मू कश्मीर राज्य के विधानमंडल को निम्न विषयों के संबंध में राज्य में स्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों को अधिकार और विशेष अधिकार प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो यहाँ पर कुछ विषय दिए गए हैं, उनको पढ़ते हैं, जिसके बेस पर जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य में निवास करने वाले व्यक्तियों को कुछ अधिकार और विशेष अधिकार देते हैं। वो क्या है? राज्यों के अधीन नियोजन के संबंध में, राज्य में अचल संपत्ति के अर्जन के संबंध में, राज्य में स्थायी रूप से बस जाने के संबंध में, छात्रवृत्तियां अथवा इस प्रकार की सहायता जो राज्य सरकार प्रदान करे। तो ये कुछ विषय थे, जब जम्मू कश्मीर राज्य था तब ये चीज़ें लागू होती थी, अब फिलहाल ये चीज़ें लागू नहीं होती। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसको हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, जिसमें हमने कवर किया अनुसूची 1, अनुसूची 2। अनुसूची 1 में क्या दिया गया? संघ और उसके राज्य क्षेत्र, जिसमें हमने 4 अनुच्छेद पढ़े, 1 से 4। फिर अनुसूची 2 जिसमें बताया गया है भारत की नागरिकता के बारे में, जो कि 5 से लेकर 11 तक है, यानी कुल 7 अनुच्छेद है। साथ के साथ हमने 2 टॉपिक और कवर किए, एक राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार से हुआ और दूसरा भारत में देशी रियासतों को किस प्रकार से शामिल किया गया। तो ये थी आज के वीडियो की समरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आगे के भाग कवर करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, और जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हर टॉपिक को अच्छे से समझाया जाएगा, अच्छे से बताया जाएगा, एक एक लाइन को कवर किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान लगाकर पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।